राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, सभी में है, लगभग लगभग जिनके भी है आप देख लेना। और मैं पूरे विस्तार से करवाऊंगी दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर के डीपली चलेंगे अपने। तो इससे पहले दोस्तों मैंने जो एक क्लास अपलोड की थी, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई है, आप अगर वो क्लास नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना, बाकी मैं आज प्ले लिस्ट बना दूंगी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है, तो आप पहले तो जरूर क्लास देखना। बाकी अपने थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसमें कि इससे पहले क्या पढ़ा है। अब जैसे ये करेंगे, जैसे आज मान लो अपने क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ये वाला, तो इससे पहले जो पढ़ा है उसका 5 मिनट रिवीजन करेंगे, ओनली 5 मिनट, ताकि आप, यानी कि याद रखने का ही तरीका ये होता है दोस्तों, कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसको रिकॉल करना जरूरी होता है। आपको शायद हो ना हो टाइम, पर मेरी कोशिश ये जरूर रहेगी कि जो पहले पढ़ा है उसका 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा, 5 नहीं तो 2 मिनट कर लेंगे, ज्यादा नहीं, एक बार। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा है, फिर अपने रेगुलर आज से क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, आज से क्लासें चलेंगी, क्योंकि अपने संविधान से स्टार्ट करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाकी एक संवैधानिक विकास वो अलग टॉपिक है, उसको अलग से करेंगे। तो संवैधानिक विकास को अपने अलग से करेंगे। अपनों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि संविधान है क्या, ठीक है, कानूनों का समूह है, परिभाषा देखी। फिर देखा कि संविधान एक किताब है, यानी कि भौतिक वस्तु है। प्रत्येक देश में संविधान का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि बोले तो यानी कि राष्ट्राध्यक्ष। अब राष्ट्राध्यक्ष देखो दो प्रकार के मैंने बताया कि एक वंशानुगत होते हैं, एक वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित कौन होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं। तो यहाँ जो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो यहाँ व्यवस्था कौन सी होती है, गणतंत्र होती है। जो वंशानुगत होते हैं जैसे राजा रानी होती है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था होती है दोस्तों राजतंत्र होती है। तो अपने भारत में गणतंत्र है, लोकतंत्र है और संसदीय शासन प्रणाली अपने भारत में है। मैंने ये सारा कल समझाया था, और ये सेम टू सेम एससी की एससी एनसीईआरटी बुक में ये परिभाषा दी हुई कि लोकतंत्र क्या है, शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से शासन व्यवस्था मैंने बताया कि शासन की शक्तियों का प्रयोग अगर जनता खुद करती है, स्वयं करती है, तो वो होता है प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष यानी कि शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता खुद न करके जनता के प्रतिनिधि करेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत, यानी जनता स्वयं करेगी, यानी कि ग्राम सभा। और मैंने ये भी बताया कि ग्राम सभा है, ग्राम सभा में कौन होते हैं और ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, आप बताना आप कि इसमें कौन शामिल होते हैं। फिर दोस्तों अपनों ने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली, ये भारत में दोस्तों जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ये भारत में नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें तो देखो ये दोहरी कार्यपालिका होती है। इधर नाम मात्र के प्रमुख मैंने बताया कि केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है, यानी कि ये जितने भी सारे काम होंगे ना दोस्तों वो नाम से तो इनके होंगे, बट करेंगे कौन, ये करेंगे। जैसे केंद्र में अगर राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं केंद्र में, तो फिर वास्तविक प्रमुख हो गए, ये नाम मात्र के हो गए। जैसे राज्य में अगर राज्यपाल के नाम से हो रहे हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से ठप्पा लगाने का काम करते हैं ये, तो फिर राज्यपाल अगर राज्य में राज्यपाल अगर इनके नाम से हो रहे हैं तो काम करने वाले कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो ये हो गए दोस्तों वास्तविक प्रमुख। फिर मैंने बताया इधर देखो दोहरी कार्यपालिका हो गई है ना, इधर केंद्र में राष्ट्रपति है तो इधर प्रधानमंत्री है वास्तविक प्रमुख। क्या आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका में कभी प्रधानमंत्री होता है, नहीं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है दोस्तों, दोहरी कार्यपालिका का अभाव होता है। अब सत्य असत्य में कथनों में कैसे भी पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली है, दोहरी कार्यपालिका होती नहीं होती है, भी पूछा जा सकता है। क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसे आ सकता है कि दोहरी कार्यपालिका होती है, नहीं, ये इसमें भाव होता है, इसमें उत्तरदायित्व का भी अभाव होता है। तो ये कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, तो आप इनको बेसिक चीजों को जरूरी है क्लियर करना। फिर मैंने बताया कि एकात्मक शासन व्यवस्था ये भी भारत में नहीं है, तो ये कहाँ है, देखो शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि ब्रिटेन, तो ये अपने भारत में नहीं है। तो भारत में और कौन सी है, मैंने बताया कि भारत में गणतंत्र लोकतंत्र बताया। और कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय है। तो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जैसे कि भारत और अमेरिका, तो संघात्मक ये भारत में भी अमेरिका में। फिर मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इनमें से भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो लोकतंत्र है दोस्तों, गणतंत्र है, मैं अभी बता के कि संघात्मक भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी मैंने बताई थी, ये दोहरी होती है।
और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें दोहरी कार्यपालिका का अभाव होता है, बट जो संसदीय शासन प्रणाली होती है ये दोहरी कार्यपालिका होती है। तो ये सेकंड नंबर वाला इसमें सही था। बाकी मैंने ये कल समझाया कि विधेयक बिल क्या होता है, अधिनियम जो एक्ट होता है वो क्या होता है, अध्यादेश, ये सारे मैंने कल समझा दिए थे। फिर मैंने बताया कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बारे में समझाया कि संघ यानी कि केंद्र में भाग 5 और आर्टिकल इसमें आते हैं 52 से 151, राज्य सरकार भाग 6 आर्टिकल 152 से 237। फिर मैंने इसमें आप सभी को बताया था कि इसमें जो अंग है संघ सरकार के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का कार्य तो कानूनों को लागू करना और इनका यानी कि कानूनों का निर्माण करना और न्यायपालिका का कानूनों की जांच करना। तो इस कार्यपालिका में यानी कि संघ में, केंद्र में कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इधर कार्यपालिका में महान्यायवादी है तो इधर होंगे राज्य में महाधिवक्ता। फिर मैंने कहा व्यवस्थापिका में संसद होती है जो कि केंद्र में, कहा संघ में व्यवस्थापिका में संसद होती है, तो राज्य सरकार में कौन सी होगी? व्यवस्थापिका में विधानमंडल होगी। तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और तो फिर इस विधानमंडल के राज्यपाल, और विधानसभा और विधान परिषद यानी कि व्यवस्थापिका के। फिर मैंने कहा कि संघ सरकार में न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय होता है, तो इधर कौन सा होगा? इधर होगा उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो दोस्तों व्यवस्थापिका यानी कि राज्य सरकार में विधानमंडल है, तो इधर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो मैंने बताया कि अपने जो विधान परिषद है ये नहीं है, विधानसभा है। अगर विधान परिषद अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं, आप बताना कि विधान परिषद ऐच्छिक है या नहीं, और ये भी बताना कि विधान परिषद का गठन करे तो कैसे हो सकता है। ये लिख भी रखा है कि अनुच्छेद 169 इसके अकॉर्डिंग विधान परिषद के गठन व समाप्ति की इसमें प्रक्रिया है। और उच्चतम न्यायालय मैंने सारा बता दिया था, ये भी बता दिया कोरम गणपूर्ति क्या होती है। लोकसभा राज्यसभा में जो कोरम 1/10, इधर मैंने एक तरफ 1/3 का जो कोरम गणपूर्ति इनका होता है एक तरफ लिख रखा है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं दोस्तों, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि मैंने एक तरफ ये सारे लिख रखे हैं, क्योंकि एक जगह लिखने से आपको याद भी एक जगह है, सारे याद करने हैं। और अगर मिलान से ऐसे आते हैं, सत्य असत्य कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे अगर याद होते हैं सन और ये सब, तो आप सही कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब दोस्तों एक चीज कि ब्रिटिश काल में ऐसे कौन कौन भारतीय लोग थे जिन्होंने ये मांग करी थी कि भारत में एक क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो ये मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं एक तरफ, फिर मैंने यहाँ विस्तार से लिख रखा है। तो अब इनको पढ़ते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश काल में ऐसे कौन कौन से भारतीय लोग थे। दोस्तों ये सारे भारतीय लोग हैं जिन्होंने ये मांग करी थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो सबसे पहले यानी कि पहली बार मांग करने वाले कौन है? ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक पहली बार मांग करने वाले। मैं यहां पर हाईलाइट कर देती हूं, आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है। डेट देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कहां ध्यान रखना है? बंबई में। वैसे बाल गंगाधर, वैसे बंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए सबसे पहले सर्वप्रथम संविधान के गठन की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक। कब? 1895 में। कहा? बंबई में। और ये मांग कौन सी थी? ध्यान रखना, अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा एक बार तो आप ध्यान रखो कि 1895 से चलो 1895 में नाम ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले बाल याद रखो, बाल जी। फिर बाल के बाद में मदन याद रखो, 1918 मदन मोहन मालवीय। कैसे भी याद कर लो, 18 एज से ले लो, कैसे भी ले लो, माल यानी कुछ भी अपने माइंड में बिठा लो भाई। बाल गंगाधर तिलक 1895 में, 1918, फिर 18 के बाद 1918, 1900 चल दिए देख लो, 1918 में मदन मोहन मालवीय, फिर 1922 महात्मा गांधी, 22 दो गांधी कैसे भी याद कर लो, है ना। 1924 में तेज बहादुर सप्रू, यानी कि 24 में, पीछे 24 में 4 आ रहा है, तेज में तय भी अपने को ऐसे उल्टा लिखेंगे तो 4 की तरह लगेगा। फिर से याद करो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1918 मदन मोहन मालवीय, माल से 18 इसे याद कर लो, 22 महात्मा गांधी 1922, 1924 में तेज बहादुर सप्रू, 1934 एम एन राय,
1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डेट याद होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन बना करके टेलीग्राम पे डालूंगी ताकि आपको याद रहती है क्या डेट। अब इन सब का देखते हैं, ये वो है सारे के सारे कि ब्रिटिश काल में जो कि भारतीय लोग हैं ये जिन्होंने मांग करी थी कि भारत में एक क्या होना चाहिए, संविधान सभा की एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। सारे भारतीय वर्ग पहले पूछे कौन से, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग गठन की मांग करने वाले 1895 में कौन, बाल गंगाधर तिलक। कौन सी मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। तो अब दूसरे देखो सेकंड नंबर 1918 में मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की। यानी कि मदन मोहन मालवीय द्वारा देखो भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की, यानी कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि भारत के जो लोग हैं ये अपना खुद निर्णय ले सके। लाइट चली गई है। आत्मनिर्णय यानी कि खुद निर्णय ले सके। फिर देखो याद हुआ इतना 1895 में बाल गंगाधर तिलक। और मांग सबसे पहले करने वाले कौन सी मांग, अनौपचारिक। सेकंड नंबर 1918 में मदन मोहन मालवीय द्वारा और आत्मनिर्णय, भारतीय लोगों के द्वारा आत्मनिर्णय की मांग की। ठीक है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने, इनकी पत्रिका ध्यान रखना, महात्मा गांधी की यंग इंडिया, इसमें लिखा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे भाई। अब ये सारे के सारे क्या मांग कर रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे यही मांग कर रहे हैं कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो। ये कौन कौन है याद रखना है। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1918 में मदन मोहन मालवीय, 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में ये भी करते हैं मांग संविधान सभा के गठन की मांग, कौन, तेज बहादुर सप्रू। फिर 1928 में दोस्तों कौन आते हैं, 1928 में ध्यान रखना बर्केनहेड। ये बर्केनहेड क्या कहते हैं, ये इनको कहते हैं कि चलो ठीक है तुम जब इतना कर रहे हो, इन सबको ये कहते हैं कि आप जब इतना संविधान कर रहे हो तो हम चलो आपकी बात को स्वीकार करते हैं। कौन कहते हैं, बर्केनहेड। फिर इस जो बर्केनहेड है ना दोस्तों, इसने क्या कर दी, एक चुनौती रख दी कि मेरी क्या होगी, एक चुनौती होगी। सबसे पहले अपनों ने क्या देखा कि ये सारे के सारे देख लो, ये भारतीय लोग सारे के सारे मांग क्या कर रहे हैं कि भारत में एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। सारे के सारे तेज बहादुर सप्रू तक। 1928 की बात है, बर्केनहेड ये कहते हैं कि हम आपकी बात मान तो लेंगे बट एक चुनौती होगी। यानी कि कौन सी चुनौती, कि तुम जो भी ना संविधान बना करके लाओगे ना, उस संविधान को दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार करना होगा। कौन सी दोनों पार्टियां, तो अब देखो एक कांग्रेस और एक मुस्लिम, ये दोनों पार्टियों को, इन दोनों पार्टियों कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम को, अगर ये कहते हैं बर्केनहेड कि अगर इन दोनों ने, कौन सी पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम, अगर ये दोनों स्वीकार कर लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखा, इतनी चीज समझ में, बिल्कुल मैं नॉर्मल बता रही हूं कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कहा, एक एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंबई में, कहा, किस पर, स्वराज विधेयक पर बोलते हुए सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक। मांग कौन सी थी, अनौपचारिक मांग थी। फिर 1918 में मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की, यानी कि कम से कम कैसी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें भारत के खुद अपना निर्णय ले सके लोग। ठीक है। फिर 1922 में महात्मा गांधी, इन्होंने इनकी पत्रिका कौन सी, यंग इंडिया, इसमें लिखा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं यानी कि खुद भारतीय तय करेंगे। फिर 1924 में तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये सारे के सारे भारतीय संविधान सभा की मांग के गठन करने वाले। फिर 1928 में ये एक जो चुनौती रखते हैं। फिर बर्केनहेड की जो चुनौती थी, इन्होंने जो चुनौती दी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कौन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी का गठन किया गया और इनके द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो भारत के संविधान निर्माण का पहला प्रयास था दोस्तों। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को ये ध्यान रखना, स्वराज संविधान भी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इन्होंने चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो मोतीलाल नेहरू है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता में एक कौन सी कमेटी का गठन किया गया, नेहरू कमेटी का गठन किया गया। और इसके द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो भारत के संविधान निर्माण का ये पहला ही प्रयास था दोस्तों। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को स्वराज संविधान भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नोट लगा करके आप लिख भी लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने
नेहरू रिपोर्ट को ऐसे, अब पूछा जा सकता है कि किन्होंने जो ये नेहरू रिपोर्ट थी इसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अगर ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, स्वीकार करते, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। इसके विरोध में एक मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा, दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया गया। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब दोस्तों ये 14 सूत्रीय जो मांग पत्र जारी किया था, इसको अगर कांग्रेस स्वीकार नहीं करे, और कांग्रेस की जो कौन सी रिपोर्ट थी, कांग्रेस की ये थी नेहरू रिपोर्ट, अगर इस नेहरू रिपोर्ट को ये मुस्लिम लीग है ये अगर स्वीकार नहीं करे कि इस 14 सूत्रीय मांग को, तो कौन ना करे, कांग्रेस। और कांग्रेस वाली जो कौन सी नेहरू रिपोर्ट, इसको ये स्वीकार नहीं करे, तो फिर ये कहां जाएगी वापस, तो वापस ये जाएगी बर्केनहेड के पास। अब बर्केनहेड ने पहले ही कहा था कि मेरी ये चुनौती है कि अगर ये दोनों पार्टियां स्वीकार कर लेती है। बर्केनहेड ने फिर कहा भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने कहा था कि आप नहीं कर सकते ये काम, मेरे को जब टाइम होगा, मैं फ्री होगा, मैं खुद ही कर लूंगा। तो भाई ये वापस इनके पास गई। आगे देखो कि 1934 में कौन, एमएन राय, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम ध्यान रख सकते हो। 1934 में एमएन राय ने व्यक्तिगत रूप से, औपचारिक, ध्यान रखना, औपचारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। 1934 में कौन करते हैं, एमएन राय करते हैं, वो भी औपचारिक रूप से। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार इसके आधार पर करवाने की मांग की। यानी कि अब तक अपनों ने क्या देखा, ये सारे के सारे भारतीय लोग, ब्रिटिश काल में जो ये सारे अपने भारतीय लोग हैं, इन्होंने मांग करी थी भाई क्या, कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर दोस्तों इन्होंने अपना अपना देख लो किस प्रकार, कि सबसे पहले मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक, औपचारिक मांग थी ये। सेकंड 1918 में मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने आत्मनिर्णय की मांग की। एक एक चीज ध्यान रखना, डेट भी ध्यान रखना है, उन्होंने कौन से आत्मनिर्णय की मांग की, और इनका अनौपचारिक से ध्यान रखना है। 1922 में महात्मा गांधी ने, इनकी पत्रिका यंग इंडिया, इसमें लिखा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे। फिर 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर इन्होंने जो शर्त रखी, कौन सी, कि जो कि एक कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, ये दोनों अगर इसको स्वीकार करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्होंने क्या, मुस्लिम लीग है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, और इसके विरोध में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इनके द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया गया। फिर इसके बाद में अंग्रेज है वो प्रयास करते हैं, वो भी देखेंगे। इससे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि एक राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा की सबसे पहले, यानी कि एक राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाली पार्टी पूछे तो स्वराज पार्टी ने की भाई, और इसके संस्थापक पूछे जाए तो मोतीलाल नेहरू पहले, और दूसरे चित्तरंजन दास। ये भी आप ध्यान रखना, इसको देख लो। अब एक बार इन डेट को याद करो दोस्तों, पहले ही पहले मांग करने वाले बाल गंगाधर। अब बाल गंगाधर नाम में से लो, बाल, बालक सबसे पहले, बाल आ रहा है तो इसलिए ना सबसे पहले 1895 में अनौपचारिक मांग करते हैं, ठीक है। फिर 1918 में माल याद रखना है, मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय। 1922 में महात्मा गांधी याद रखना है। 1924 में तेज बहादुर सप्रू, 1934 में एमएन रॉय, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद हो गए होंगे। अब आपको पूछा जा सकता है कोई गलत डेट देख करके कौन सा असुमेलित है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखा है, वही चीजें हैं कि सबसे पहले संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय प्रयास, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में लिखे कि भारतीय प्रयास करने वाले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, यानी कि फर्स्ट प्रयास ये करते हैं बंबई में स्वराज विधेयक पर। और कौन सी, अनौपचारिक मांग, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं कौन सी मांग अनौपचारिक मांग है। और स्वराज विधेयक पर बोलते हुए ये मांग करी, और भारत में एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। फिर 1918 में करी मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय की मांग करी, ये बिल्कुल शॉर्ट में है, एक एक लाइन में आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इन्होंने आत्मनिर्णय की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने करी दोस्तों, कि खुद स्वयं भारतीय ये तय करेंगे, ठीक है ना, कि उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया, इसमें महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारतीय लोगों का राजनीतिक भविष्य खुद क्या करेंगे, भारतीय खुद ही तय करेंगे। फिर 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने भी करी,
और 1928 में ये अंग्रेज अधिकारी जो कि बर्केनहेड, इन्होंने एक जो चुनौती रखी दोस्तों, मैंने बिल्कुल यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि दोनों पार्टियों को स्वीकार करना जरूरी है। कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो फिर किन्होंने स्वीकार किया? ये देखो, एक बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया 1928 में किन्होंने? मोतीलाल नेहरू ने। अब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कौन सी? ये नेहरू कमेटी थी। और इस नेहरू कमेटी में एक रिपोर्ट तैयार करी। कौन सी रिपोर्ट थी? ये थी नेहरू रिपोर्ट, जिसको ध्यान रखना नेहरू रिपोर्ट है, इसको स्वराज संविधान भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहां पर मैंने बिल्कुल यहाँ शॉर्ट लिखा है कि नेहरू रिपोर्ट, जिसको स्वराज संविधान भी कहते हैं, और मुस्लिम लीग के ये तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि जब इनको मुस्लिम लीग के पास भेजा गया था नेहरू रिपोर्ट को, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये मैंने बात बता दी। फिर इनके विरुद्ध में मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हुए, एक बार देख लो आप। फिर भारत में पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हुई। पूछे कि भारत में पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग कौन सी रिपोर्ट के माध्यम से हुई? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हुई। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? पूछे तो कौन सी कमेटी? नेहरू कमेटी के द्वारा। फिर नेहरू कमेटी के अध्यक्ष पूछे तो मोतीलाल नेहरू। डेट भी 1928 ध्यान रखना। ये बिल्कुल शॉर्ट में स्पेस पे लिखे हैं, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में देख सकते हो। किसी भी तरीके से आपको बस याद हो जाना चाहिए, ताकि आपको ऐसे बोरिंग ना लगे, क्योंकि जितना पढ़ो बस क्लास में याद हो जाए। अब दोस्तों यहां पर है, पहले भारतीयों ने प्रयास किए, देख लिए, पढ़ लिए। अब अंग्रेजों के प्रयास है, यानी कि संविधान निर्माण में किनके प्रयास है? ये अंग्रेजों के। तो संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास से सबसे पहला प्रस्ताव ध्यान रखो कौन सा है? अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसको बोलते हैं लिनलिथगो प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 याद रख लोगे तो एक नाम जरूर ध्यान रखना, लॉर्ड लिनलिथ को, ये जरूर ध्यान रखना। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सी? जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसकी समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में क्या होगा? एक संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करनी होगी, ये कहा। तो ये दोस्तों अंग्रेजों के प्रयास है। सबसे पहला कौन सा? अगस्त प्रस्ताव, जिसको क्या बोलते हैं? लिनलिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की क्या करनी पड़ेगी? सहायता करनी पड़ेगी। और क्या कहा कि भारत में एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा, एवं जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों के विशेष संरक्षण उनको क्या दिया जाएगा? विशेष संरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, इन्होंने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों का पहला ही प्रयास था, पहला ही तो प्रयास था अगस्त प्रस्ताव। ये ही असफल रहा, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति तो ये थी दोस्तों कि फूट डालो, राज करो। क्योंकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोस्तों, इनकी स्थापना ही तो अंग्रेजों ने करवाई थी। जो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, देखो स्टार्टिंग में तो क्या था? कांग्रेस है ना, अब वो क्या स्टार्टिंग में तो ये कांग्रेस इन अंग्रेजों की सहायता भी करना चाहते थे, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कांग्रेस है वो अंग्रेजों के सहयोग के लिए बना था। और बाद में क्या है? कांग्रेस ने खुद ने अंग्रेजों के हालात को खराब कर दिया था दोस्तों। क्यों कर दिया था कांग्रेस ने अंग्रेजों की हालत को खराब? क्योंकि कांग्रेस ने ये सोचा था, अगर क्योंकि कांग्रेस ने क्या सोचा था भाई, अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हमारी खुद की हालत कहीं नहीं खराब हो जाए। तो अब देखो अपनों ने क्या देखा कि अंग्रेजों के प्रयास में सबसे पहला प्रयास कौन सा? ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसमें ये भी देख लेना कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करनी होगी। और देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, इन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ये पहला ही प्रयास था अंग्रेजों का, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान जरूर रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान है। किसके समान कहा? जंग की कील के समान। क्योंकि देखा होगा लोहे पे जो जंग लगी होती है, पानी वगैरह लग जाता है तो वो वहां से सब कुछ खराब कर देती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव को एक दरवाजे पे लगी हुई जंग के कील के समान मान लिया। और महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के, अब जो महात्मा गांधी है ये इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कब? 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की दोस्तों, जिसमें
ये सत्याग्रही जो पहले प्रथम सत्याग्रही है विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला प्रयास ये था अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद में एक और प्रस्ताव भेजा, कौन सा, मार्च 1942 वाला, वो भी अपने देखते हैं। ये रहा, ये प्रस्ताव भेजा सेकंड, कौन सा, क्रिप्स प्रस्ताव। पहला कौन सा प्रयास था अंग्रेजों का, ध्यान रखना आप, लाइट भी आ गई। पहला अगस्त प्रस्ताव 1940 और दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। और लेकर कौन आए इस क्रिप्स प्रस्ताव को, लेकर आए स्टेफर्ड क्रिप्स। ध्यान रखना, नाम ही ऐसा, क्रिप्स प्रस्ताव, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, मार्च 1942। अब ये भी देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन्होंने भी कहा कि भारत में क्या होगी, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उधर भी कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इधर भी यही बात कही। एक बात और कही इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में कि जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं है, मान लो कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो अलग से भी संविधान सभा का क्या कर सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे। जैसे कि 1906 में जो मुसलमान है उनको कहा था कि तुम भी अलग से क्या एक राजनीतिक दल बना लो भाई, क्योंकि 1906 में जो मुस्लिम लीग है उनकी स्थापना हुई। और 1909 में जो मार्लियामेंटो है, उस मार्लियामेंटो अधिनियम के द्वारा भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है दोस्तों, उसकी शुरुआत कर दी गई, यानी कि फूट डालो और राज करो। तो पहला अंग्रेजों का प्रयास जरूर ध्यान रखना, अभी पढ़ा आपने, अगस्त प्रस्ताव 1940, पहला प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। फिर दूसरा प्रस्ताव कौन सा भेजा, ये क्रिप्स प्रस्ताव, मार्च 1942, ध्यान रखना, लेकर कौन आए, स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें भी इन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जो संविधान से संतुष्ट मान लो नहीं है, उनको क्या अलग से एक संविधान निर्माण कर सकेगा, वो अलग से ही अपना संविधान का निर्माण कर सकेगा। फिर देखो, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। डोमिनियन स्टेट यानी कि उपनिवेश। आप लोगों ने पढ़ा होगा उपनिवेशवादी नीति, एक होती है साम्राज्यवादी नीति। अब उनमें क्या अंतर है, क्या आपको पता है? क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें समझनी है, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें अगर क्लियर है, समझ सकते हो, जानते हो, तो आपको पॉलिटी से भी डर नहीं लगेगा। हर कुछ मतलब आप देखोगे ना, तो अगर कुछ भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उसको अगर बेसिक चीजें याद है तो आपको उसको हल भी कर सकते हो। जो ये उपनिवेशवादी नीति है दोस्तों, ये अंग्रेजों की, और जो साम्राज्यवादी नीति है वो जैसे मुगलों की नीति है। मुगल क्या करते थे, यानी कि जैसे भी अब किसी चीज पे कब्जा कर लिया, यानी कि विस्तार करते थे, सीमाओं का क्या करते थे, विस्तार करते थे। वो तो सिर्फ अपने उसको ज्यादा खतरनाक नहीं मान सकते। अगर मैं पूछूं कि उपनिवेशवादी अगर ज्यादा खतरनाक है या साम्राज्यवादी ज्यादा खतरनाक है, तो भाई उपनिवेशवादी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? साम्राज्यवादी में तो क्या होता था, यानी कि वो मुगलों की नीति थी। मुगल क्या करते थे, सीमाओं को घेर लेते थे, यानी कि उनका विस्तार कर लेते, हाँ भाई विस्तार कर लिया थे सीमाओं का। और जो अंग्रेज है दोस्तों, वो क्या करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, मान लो राजस्थान पर कब्जा किया था, उन्होंने क्या किया, जितना भी वहां संसाधन था उसका क्या किया, दोहन किया। जैसे आप समझो कच्चा माल है, अब कच्चे माल में आप ऐसे लो कपास है, भारतीयों ने, अब समझने की चीजें समझना, कि भारतीयों से खरीदा, अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया दोस्तों, उसको भेज दिया, मान लो आप ब्रिटेन, वहां सोच लो ब्रिटेन में भेज दिया, मान लो कितने में, भारतीयों से कितने में खरीदा अंग्रेजों ने, 5 रुपए में खरीदा, और ब्रिटेन में भेज दिया, और वहां उसकी कमाई 500 रुपए हो रही है। जो कपास अंग्रेजों ने भारतीयों से खरीदा, ब्रिटेन भेजा, यानी कि 5 रुपए में भारतीयों से खरीदा, और उसको कपास से क्या बना दिया गया, मान लो वहां पर धागा बना दिया गया, तो ब्रिटेन को क्या मिला, ब्रिटेन को तो रोजगार मिला, और उसी धागे से मान लो कपड़ा बन गया। तो वो वापस जब उसी ब्रिटेन से वापस भेजा गया कपड़ा राजस्थान में, यानी कि वो ही 5 रुपए का खरीदा और 500 रुपए का इधर आया, तो उनको तो सोच लो वहां रोजगार भी मिला, और अपने को तो नुकसान हुआ, उनको तो फायदा हुआ। तो अब आप ही सोच लो, क्या उपनिवेशवादी ज्यादा खतरनाक है या साम्राज्यवादी ज्यादा खतरनाक है? तो दोस्तों अब देखो, क्रिप्स प्रस्ताव आया, दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, कौन सा, मार्च 1942 में। कौन लेकर आए, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसमें इन्होंने कहा था जो संतुष्ट नहीं है भी इस संविधान से, वो अलग से अपना संविधान का निर्माण कर सकेंगे, और भारत को एक ये जरूर ध्यान रखना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार करते हुए इसे क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते हुए भाई एक दर्जा दिया, किस नाम से, यानी कि आप उत्तर दिनांकीय चेक भी पढ़ सकते हो या पोस्ट डेटेड चेक, दोनों को ध्यान रखना, दोनों कुछ भी आ सकता है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकीय चेक का। और गांधी जी ने इस प्रस्ताव के विरोध में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव के विरोध में
कब? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति कहा। फिर आती है एक वेवेल योजना जो कि 1945। इसमें दोस्तों एक गवर्नर जनरल और एक कमांडर इन चीफ के अलावा, इन दोनों के अलावा अन्य सारे सभी जो पदों पर कौन होंगे? भारतीय व्यक्ति होंगे। तो एक लाइन जरूर ध्यान रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के कौन नए पीएम, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन? क्लीमेंट एटली, यानी कि लेबर पार्टी के है ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ये लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली इन्होंने 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने क्लीमेंट एटली बने। और इसमें कैबिनेट मिशन जो 1946 है, इसमें कौन थे? ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए कि पहले कौन? सर पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस, और स्टेफर्ड क्रिप जो कि व्यापार मंत्री, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री। इन तीनों को जरूर ध्यान रखना। अब देखो कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे? सदस्य ध्यान रखना 389 होंगे, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। कैसे? अब देखो ये टोटल सदस्य देखो 389 सदस्य होंगे दोस्तों। यहां से प्रश्न भी बनते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने होंगे? 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 4 से चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 होंगे। कौन से? एक तो अपने राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा, और एक कुर्ग कर्नाटक, एक दिल्ली बलूचिस्तान, यानी कि 3 चीफ कमिश्नर से होंगे। 4 चीफ कमिश्नरों से हो गए, अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग कर्नाटक दिल्ली बलूचिस्तान। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से हो गए। अब देशी रियासतों से कितने होंगे? 93 सदस्य होंगे। यहां से आ रहे, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है, अभी क्वेश्चन बना था, देखो यहां हो रहे हैं दोस्तों जो देशी रियासतों से 93 सदस्य है, ये मनोनीत यानी कि नामित होंगे। मनोनीत नामित कितने होंगे? 93 सदस्य देशी। बाकी जो बच गए कितने? 292 और 4 कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? यानी कि 296। 292 और 4 यानी कि 296 ये होंगे, ये निर्वाचित होंगे, यानी कि इनका चुनाव होगा। और मनोनीत जो नामित होंगे वो 93 होंगे। एक क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें कि मनोनीत कम होंगे या पूर्णतः, यानी कि मनोनीत ज्यादा होंगे या कम होंगे? अब बताओ 93 यानी कि अंशतः और पूर्णतः, इस भाषा से क्वेश्चन पूछा गया। तो कम तो दोस्तों क्या होंगे? मनोनीत यानी कि नामित हो गए 93। ज्यादा बच गए कितने? यानी कि 292 और 4 कितने हो गए? 296। ये निर्वाचित होंगे सदस्य। ये सदस्य क्या होंगे? ये निर्वाचित होंगे, इनका चुनाव होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लो, टोटल 389 सदस्य, जिसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, टोटल कितने हो गए? ये 296 ये निर्वाचित होंगे सदस्य। और जो 93 बचे ये देशी रियासतों से होंगे जो मनोनीत होंगे। अब इनका चुनाव होगा। अब देख लेते हैं चुनाव का। संविधान सभा का चुनाव कब? जुलाई अगस्त 1946। ध्यान रखना कब हुआ संविधान सभा का चुनाव? जुलाई अगस्त 1946। अब ये पूछ रहे कि ये कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि थी। और कौन सी प्रणाली? ध्यान रखना एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि जरूर ध्यान रखना। अब इस चुनाव में भाग लेने वाले, भाग किन्होंने लिया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 अप्रत्यक्ष यानी कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से चुनाव में भाग लिया प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। पंजाब में सिखों को व शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब दोस्तों जो 296 यानी कि इन सीटों पर चुनाव होगा ना, यानी कि 93 तो देशी रियासतों से जो मनोनीत होंगे यानी कि नामित होंगे, चुनाव कितने पे होगा? यानी कि 296 पर, यानी कि 292 और 4 यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर, इनका चुनाव होगा। तो 296 सीटों का चुनाव देख लो। इन सीटों पर चुनाव होगा, इनमें भी 208 सीटों पर कांग्रेस विजय, 208 सीटों पर कांग्रेस विजय, फिर 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजय और बची 15 सीटों पर अन्य दल विजय। ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो हार से निराश होकर जो मुस्लिम लीग है दोस्तों,
इनके द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष यानी कि सीधी कार्यवाही के नाम पर हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवाए गए, जिसे मौलाना आजाद ने भारत का काला दिवस यानी कि ब्लैक डे कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हार से निराश होकर मुस्लिम लीग है, इनके द्वारा कब 16 अगस्त, देखो चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 को, फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्येक सिद्ध कार्यवाही के नाम पर हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवाए गए, जिसे जो मौलाना आजाद है इन्होंने भारत का काला दिवस का यानी कि ब्लैक डे। तो एक बार आप इसको देख लो कि टोटल सदस्य कितने, 389, जिसमें से देशी रियासतों के जो मनोनीत नामित होते हैं वो 93 है, बाकी 292 और 4 कितने हो गए 296 इनका निर्वाचन हुआ, यानी कि ये निर्वाचित हुए, चुनाव हुए इनका। फिर देखो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर, एक तो इनकी पुस्तक ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पुस्तकें प्रमुख पुस्तकें इनकी ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसुर कुलना बंगाल से संविधान सभा का सदस्य बने, यानी कि स्टार्टिंग में शुरुआत में तो जैसुर से बनते हैं, बंगाल से संविधान सभा का सदस्य बने, लेकिन विभाजन के कारण से क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अत बाद में एम.आर. जेंकर के स्थान पर बंबई की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य ने, स्टार्टिंग में प्रारंभ में तो ये होते हैं जैसुर कुलाना बंगाल से, और बाद में ये बंबई की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। फिर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉट ऑफ पाकिस्तान पहली, पाकिस्तान पर विचार इंपॉर्टेंट, एक हिंदू धर्म की पहलियां, ये दोनों पुस्तकें जरूर ध्यान रखना। पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑफ जो पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हिंदू धर्म की पहलियां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब दोस्तों अंतरिम सरकार, ये इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार है, इसका गठन किसके अनुसार हुआ, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। अब घोषणा कब होती है, घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को, फिर गठन 2 सितंबर 1946 को, घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को, गठन 2 सितंबर 1946 को, अध्यक्ष लॉर्ड वेबल, अंतरिम सरकार ध्यान रखना गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार, घोषणा 24 अगस्त 1946, गठन 2 सितंबर 1946, अध्यक्ष लॉर्ड वेबल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदस्य देखो टोटल सदस्य तो है 14, जिसमें से 9 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से। अब मैंने मुस्लिम लीग के अलग लिखे हैं, अगर आते हैं एक जगह कि मुस्लिम लीग वाले कौन से हैं तो आप वैसे नाम से भी पहचान लोगे, पढ़ना जरूरी है। यानी कि इसमें जो सदस्य थे टोटल 14 से 9 थे वो कांग्रेस से। कांग्रेस वाले कौन से, देखो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सेकंड सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, बाबू जगजीवन राम, आसफ अली, CS भाभा, राजगोपालचारी, जॉन मथाई, ये है कांग्रेस के 9। फिर 5 मुस्लिम लीग के, लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री, लियाकत अली खान, गजनकर अली, अब्दुल रथ निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चंद्रीकर, यानी कि ये 5 हो गए मुस्लिम लीग के 5 और ये 9 हो गए कांग्रेस के टोटल 14। तो अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन के अनुसार गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, और घोषणा कब हुई थी 24 अगस्त को, ठीक है, और अध्यक्ष लॉर्ड वेबल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।